आज आप पूरे देश में कहीं भी आप जाते हैं, जिस तरह से सड़कों का जाल बिछा हुआ है, हवाई अड्डों का, सी पोर्ट्स का, इलेक्ट्रिसिटी, अभी रिन्यूएबल एनर्जी की बात हो रही थी। हमारा रिन्यूएबल एनर्जी प्रोग्राम कैन बी कंसिडर्ड, जोशी जी, एज वन ऑफ द मोस्ट एम्बिशियस एंड मोस्ट सक्सेसफुल रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स प्रोग्राम्स इन द वर्ल्ड। इतने बड़े पैमाने पे सर हम रिन्यूएबल एनर्जी पर एज एम्फेसिस दे रहे हैं, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि। We are 1/6 of humanity. 1/6 of humanity, sir. We started with, of course, hydropower, then wind power, now solar power, ethanol, grain power. All that is now agriculture power. It is all being translated into very efficient and effective forms of alternative renewable energies which are being produced in our country. आपका कहने का मतलब है कि हम किसी भी चक्रव्यूह में नहीं फंसे हैं? कोई चक्रव्यूह में नहीं फंसे हैं सर, बिल्कुल। मतलब चक्रव्यूह की बात है, उस पर कोई आधार नहीं है? नहीं, कोई आधार नहीं है सर। चक्रव्यूह में क्या हो गया है कि यहाँ के यशस्वी काम की वजह से वो चक्रव्यूह में फंस गए हैं और इसलिए वो चक्रव्यूह दूसरी तरफ से बताने की कोशिश की जाती है। मैं इतना ज़रूर कहूँगा सर, देखिए साहब, कोई भी अगर 140 करोड़ के मुल्क में अगर कहे कि सबका, हर व्यक्ति का, अंतिम व्यक्ति का भला हम रातों रात कर देंगे, तो ये कभी संभव नहीं है। और जो लोग आज इसका और जो लोग टीका करते हैं, उन लोगों ने अपने कार्यकाल में, जो लोग टीका करते हैं उन्होंने अपने कार्यकाल में कितना कुछ उपलब्ध करा के दिया हमारे देश के विकास के लिए। उन्होंने आत्मचिंतन करना चाहिए। ये टीका टिप्पणी करना और टोका टोकी करना ये बहुत आसान है। बल्कि फिर भी मैं तो कई बार मोदी जी, हम तो उधर बैठने के बाद भी हमने देखा कि मोदी जी ने कई अपने भाषणों में कहा कि देश आज यहाँ तक पहुँचा है, उसमें केवल हमारा ही योगदान नहीं है, हमारे पूर्वजों का, सभी जो हमारी सरकारें रही, प्रधानमंत्री रहे, सबका योगदान रहा है। तो एक बड़प्पन के साथ जब हमारे यहाँ से वहाँ हम जब बैठे थे, हमने सुनी हुई बातें हैं, तो ये सब बातों को कहीं ना कहीं अहम इसका महत्व है, ये हम लोगों को भूलना नहीं चाहिए सर। सर, मैं ज़्यादा वक्त इसलिए भी नहीं लूँगा क्योंकि वक्त मर्यादित होता है, फिर भी इधर का वक्त थोड़ा मुझे प्राप्त है, इसलिए मैं आपसे थोड़ा आई एम इंडल्जिंग अ लिटिल बिट सर। हमारे यहाँ सर मैन्युफैक्चरिंग, आप 2014 के पहले, मैं सरकार में 2004 से 14 में मैं भी सरकार में, भारत सरकार में काम कर रहा था और मुझे मालूम है सर कि वो 10 साल के दौर में मैन्युफैक्चरिंग कितना, उसकी जो मात्रा थी वो कम हो गई थी। मतलब मैन्युफैक्चरिंग में जो बढ़ोतरी होनी चाहिए वो हो नहीं रही थी। और 14 के बाद का आज तक का जो ये 10 साल का दौर है, इसमें हम लोगों को, वी शुड बी प्राउड सर दैट मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया हैज़ रिवाइव्ड एट अ वेरी, आई वुड से अ ग्रेट पेस। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि एक बात मैं आपको कह रहा हूँ सर, कितनी भी हम बातें करें, हम नौकरी की बात करें, अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें, गरीबी की बात करें, सर कोई भी चीज़ का सल्यूशन एक और एक मात्र है, देश की अर्थव्यवस्था और इकोनॉमिक एक्टिविटी, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी। इसको जब तक हम बढ़ावा नहीं देंगे तब तक हमारे देश के जो मूल प्रश्न है, हम इसमें कभी भी हम उसमें सुधार नहीं कर पाएंगे। तो ये एक बात इस हमारे सरकार की ख्याति भी है, बजट की भी इस और दिशा में काम, बहुत सारे चीज़ उसमें सुझाव दिए गए हैं सर। इसमें अर्बन डेवलपमेंट, अभी मिलिंद देवरा ने यहाँ पर अभी रूफटॉप सोलर की सिटीज़ की बात कही। आज अर्बन डेवलपमेंट सर, आज कोई भी शहर में, मध्यम लोक संख्या के शहर में भी जाइए, कितना सारा अलग अलग स्कीमों के माध्यम से भारत सरकार की ओर से पैसा दिया जा रहा है सर। लोगों को तो खाली क्या है, ऊपर की बिल्डिंग दिखती है। आज अंडरग्राउंड ड्रेनेज स्कीम के लिए, ये अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर रहे थे, इनको मालूम है, अंडरग्राउंड ड्रेनेज स्कीम्स के लिए, वाटर सप्लाई स्कीम्स के लिए कितना सारा पैसा आज हमारे शहरों को केंद्र से मिलता है। ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है सर। कोई इसका मतलब लोगों को इसका मायना नहीं रहता है, कोई अंदाज़ नहीं रहता है कि कितनी सारी चीज़ें उस बारे में हुई हैं सर। और इसीलिए सर आज हम लोग अगर पूरा एक चित्र देखें सर,
आज एनर्जी की जो मैं बात कर रहा था, रिन्यूएबल एनर्जी की, अब टोटल एनर्जी देखिए ना सर। आज हम लोग बहुत, अभी मैं बीच में देख रहा था कि छोटे छोटे न्यूक्लियर रिएक्टर्स के लिए भी हमारे भारत सरकार की ओर से पहल हो रही है। फ्रांस गेट्स मोर देन 75-80% ऑफ इट्स इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन ओनली फ्रॉम न्यूक्लियर सोर्सेज सर। Europe is moving in that direction. Nuclear energy is now a much more safe and secure medium of energy sir. वो ज़माने गए कि कोई न्यूक्लियर मतलब रिएक्टर्स में कोई प्रॉब्लम आ जाए, चेरनोबिल हो गया, बाकी बहुत जगह हुआ ऐसा। अब द न्यू टेक्नोलॉजीज आर वेरी वेरी एडवांस्ड एंड वी शुड टेक एडवांटेज। इंडिया विथ इट्स ह्यूज पॉपुलेशन, ह्यूज ज्योग्राफी will need more and more of energy security as we go by, and I think the government has done immense work at every level to ensure energy security of our country sir. Research and development की भी अभी बात वो HIV के प्रश्न से चल रही थी। मैं कह रहा हूँ सर, आज रिसर्च एंड डेवलपमेंट हमारी फार्मा कंपनीज, हमारी इंजीनियरिंग कंपनीज, हमारी डिफेंस कंपनीज जिस मात्रा में आज R&D पर, इनोवेशन पे ध्यान दे रही है, और कितने पैटेंट्स, यू सी दीज आर ऑल डेवलपमेंट्स विच डोंट गेट टॉक्ड अबाउट सर। हम लोग छोटी छोटी बातों में, और ज़रूरी वो भी बात छोटी मतलब बिन ज़रूरी नहीं है, पर उन बातों में हम लोग ज़्यादा उलझ जाते हैं, और बहुत सारी जो अच्छी बातें होती है, काम होते हैं, उसको हम नज़रअंदाज करते हैं, और हम लोग को वो ऐसा लगता है कि ये तो सहज बात है। नहीं, वो सहज नहीं है सर। इस देश के भविष्य के लिए, और जो 2047 के विकसित भारत की जो हम बात कर रहे हैं, उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम इस पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें और इस पर ध्यान दें सर। थोड़ी 2-4 मिनट में ख़त्म करता हूँ सर, कि आज हम लोगों ने अभी यहाँ पर टैक्सेशन की बात यहाँ पर हुई। मेरा भी एक निवेदन ज़रूर है कि आज हम लोग नो डाउट 3 लाख रुपये तक इनकम टैक्स माफ़ है, उसके बाद 3 लाख से 7 लाख और 7 लाख से 10 लाख और उसके आगे अलग अलग, थोड़ा इसमें मध्यम वर्ग, क्योंकि 3 लाख रुपया बहुत ही, इवन विथ दी एग्जम्पशंस, बहुत कम मात्रा होती है। आज आप देखते होंगे, आज दिल्ली जैसे में किसी को 30-40 हज़ार रुपया अगर महीने का मिलता है, और उसको टैक्स भी भरने की अगर 5% भी नौबत आती है, तो उसके लिए एक बहुत बड़ा एक समस्या का सवाल है। मैं ये भी नहीं कहना मैं मान सकता हूँ कि सरकार की भी मंशा कि भी टैक्स नेट वाइडन होना चाहिए, मगर दूसरी ओर अब GST कार्ड आने की वजह से टैक्स नेट ऐसे भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, नाउ नोबडी इन द कंट्री कैन से दैट ही इज़ नॉट पेइंग टैक्स, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ही विल एंड अप पेइंग टैक्स। देयर शुड बी सम लिटिल मोर कंसेशन टू ए मिडिल क्लास पर्सन to be able to make 2 ends meet in cities, and not only cities, the cost of living and his aspirations should be met in some way or the other. Sir, एक last point है, और ये जरा आप भी और आखिरी वक्त है। और दूसरी बात सर ऐसा है कि आज हम स्टॉक मार्केट्स की बात करते हैं। Stock markets have become a very effective means of investment for all kinds of individuals, not only the rich, but even for the middle class, and even for people who now have started looking at the stock market to make a little bit extra money. Income, fixed deposits and fixed income plans do not get them that kind of return, but also there has to be some caution, sir. The caution part is that when stock markets are, after all, market mechanisms work, that उसमें कोई नियंत्रण कोई सरकार या किसी और के माध्यम से नहीं होता है, वो मार्केट फोर्सेस होती हैं, और इसलिए थोड़ा बहुत खास करके F&O सेक्शन जो है फॉर फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, इसमें थोड़ा कहीं नियंत्रण थोड़ा बजट में लाने की कोशिश की है। उसको और भी मात्रा में थोड़ा करना चाहिए, क्योंकि क्या होता है सर कि फ्यूचर ऑप्शंस में कम मार्जिन में, वर्चुअली नो मार्जिन में यू आर इन्वेस्टिंग एंड यू आर प्लेइंग फॉर फ्यूचर गेन्स, एंड इफ़ यू एंड अप विथ फ्यूचर लॉसेस, उसका बहुत विपरीत परिणाम खास करके छोटे निवेशकों पर होता है। तो इसलिए इस मामले में थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं हम लोगों को ये ध्यान देना होगा। और मैं
एक आखिरी में एक दो बातें सिर्फ महाराष्ट्र की इसलिए कहूँगा क्योंकि एक काउंसिल ऑफ स्टेट्स है, अपने अपने राज्यों के थोड़े बहुत विषय यहाँ रखने की सबको ज़रूरत भी होती है। आखिर हम हमारे राज्य के विषय नहीं रखेंगे तो और राज्यों के रखने और देश के रखने के साथ साथ हमारे राज्य को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। सर, बहुत सारे आरोप लगे, बहुत सारी इधर उधर की बातें हुई, ठीक है, राजनीति में होता है, इधर की बात उधर की बात सब अलग अलग होती है। मैं इतना कहूँगा सर, महाराष्ट्र के मामले में इस बजट में कोई बोले कि क्या है क्या नहीं, फाइन प्रिंट पहले देखें। दूसरी बात सर, अभी कुछ महीनों के पहले प्रधानमंत्री जी के हस्ते 76,000 करोड़ का एक पोर्ट का वहाँ पर भूमि पूजन, वेस्टर्न कोस्ट पे इतना बड़ा पोर्ट जो अन्य पोर्ट जो आज तक देश में है उससे कहीं बेहतर और बड़ा बनने वाला है। और केवल उतना ही नहीं, उसकी इकोसिस्टम जो बनेगी, उसके वजह से जो पेरिफेरल इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, इंडस्ट्रीज आएगी। मैं आपको एक विश्वास के साथ कह सकता हूं सर कि 10 लाख से ज़्यादा वहाँ पर रोज़गार डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वहाँ पर उपलब्ध होंगे। अगर हम किसी राज्य को और कोई भी राज्य को, आंध्र को, बिहार को मिला तो मैं कहूँगा कि हम एज अ भारतीय हमें तो बहुत खुशी होनी चाहिए। आंध्र रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जब हम सत्ता में थे तब पार्लियामेंट में पास हुआ, मैंने खुद हम उसके साक्षीदार हैं लोकसभा में, और यहाँ भी हुआ। आंध्र रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट उसी वजह से किया गया क्योंकि एक राज्य को दूसरे राज्य से जब अलग हुए तो जहाँ पर रिसोर्सेज था, वही हाल बिहार में था। जब झारखंड और बिहार, आपको तो मुझसे भी बेहतर मालूम है कि वहाँ के जो परिस्थितियाँ थी, और अगर उन राज्यों को इतने सालों तक किसी ने इंसाफ नहीं किया, और अगर आज नरेंद्र मोदी जी इंसाफ करने के लिए बैठे हैं तो उसके लिए किसी को पेट में दर्द होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि स्वागत करना चाहिए। लेकिन मैं आपको कहना चाहूँगा कि उसके बनिस्बत कई ज़्यादा हज़ार करोड़ का निवेश और भारत सरकार की मदद से महाराष्ट्र में पैसा आ रहा है, ऑलरेडी प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं और उसका हमने स्वागत करना चाहिए। और दूसरा, अभी हमारे साथी ने मुझे स्मरण कराया, मैं साथ गोंदिया और गढ़चिरौली 2 नक्सल ज़िले हैं हमारे महाराष्ट्र में। मैं गोंदिया से हूँ, गढ़चिरौली मेरे बगल में है। आज नक्सल ज़िले में वहाँ पर आयरन ओर की माइनिंग, जिस तरह से बस्तर और गढ़चिरौली का जो वहाँ की भौगोलिक परिस्थिति और जिस तरह से नक्सलवाद के वजह से वहाँ पर विकास नहीं हुआ, आज मैं आपको दावे के साथ कहने के लिए खड़ा हूँ सर। और ये ऐसा नहीं कि कोई होने वाली बात है, वहाँ माइनिंग आज इतने बड़े व्यापक तौर पर आयरन ओर की, और फाइनेस्ट आयरन ओर इन द कंट्री इज़ अवेलेबल इन गढ़चिरौली, वहाँ माइनिंग शुरू हो चुकी है। वहाँ पर ऑलरेडी हज़ारों करोड़ के वहाँ पर आयरन स्टील के प्लांट्स वहाँ पर निर्माण होने की शुरुआत हो चुकी है। और आगे आने वाले वर्षों में महाराष्ट्र और ख़ास करके वो गढ़चिरौली और पिछड़ा जो एरिया है, आदिवासी एरिया है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा स्टील मैन्युफैक्चरिंग हमारे देश का वहाँ होने जा रहा है। तो ये सारी बातें कहीं ना कहीं हर तरह से खाली एक दिशा भूल करना। अंत में मैं इतना ही कहूँगा सर कि सभी को न्याय इंसाफ देने की हर बजट में जैसे कोशिश पिछले 10 साल में हुई है, इस बजट में भी पूरी तरह से उसमें ध्यान दिया गया है। और इस बजट को हम सबने स्वागत करना चाहिए। ठीक है, अपने अपने सुझाव रखिए और क्या चाहिए उसके लिए ज़रूर बात करिए, लेकिन इसका कोई मतलब केवल विरोध के लिए विरोध करना ये योग्य नहीं है। ये बजट का मैं स्वागत करता हूं और मैं आप सबसे भी कहूंगा कि इसका थोड़ा और अध्ययन करिए और अपने और अच्छे और सुझाव हो तो ज़रूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय प्रफुल्ल पटेल जी। माननीय श्री भुवनेश्वर कालिता जी। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।